दोस्तों, राजस्थान के बारे में तो आपने सुना ही होगा। राजस्थान एक ऐसी जगह है या फिर कहे तो एक ऐसा राज्य है जहां पर अलग अलग तरह की हॉन्टेड कहानियां सुनने को मिलती है। राजस्थान में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जिसके बारे में बहुत ही सारी कहानियां प्रचलित है। तो आज हम राजस्थान की ही एक ऐसी कहानी आप लोग के पास लेकर आ रहे हैं जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई कहानी में। आज की कहानी में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे एक पापी राजा की वजह से कुछ लोगों ने एक इलाके को छोड़ दिया और उसके बाद से वो इलाका श्रापित हो गया। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम फ्यूचर में भी ऐसी सच्ची कहानियां आप तक ला सके। तो हमारी आज की कहानी है राजस्थान के जोधपुर की। ये कहानी है जोधपुर के पास के एक ऐसे इलाके की जहां के एक गांव को भूतों का गांव कहा जाता है और ये गांव है कुलधारा गांव। ये कहानी है 1825 की एक रात की, एक ऐसी रात जो उस कुलधारा गांव के लिए एक श्रापित रात बन गई थी। कुलधारा गांव जोधपुर के इलाके में स्थित एक ऐसा गांव था जहां पे पालीवाल ब्राह्मणों की एक समृद्ध और शांत बस्ती बसी हुई थी। वे सभी लोग पाली से आए थे, इसीलिए उन्हें पालीवाल ब्राह्मणों के नाम से जाना जाता था। उस गांव में करीबन 84 घर थे और उन सभी घरों में बहुत ज्यादा खुशहाल परिवार रह रहे थे। लेकिन उन लोगों को पता न था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उनका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। उस समय जो जोधपुर के दीवान थे उनका नाम था सलीम सिंह। सलीम सिंह बहुत ही ज्यादा क्रूर दीवान थे और वो वहां के लोगों को बहुत ही ज्यादा तंग किया करते थे। जब दीवान साहब उस इलाके में राज कर रहे थे तो उस समय उन्होंने वहां पे बहुत ही ज्यादा हैवी टैक्स लगा दिया था या फिर कहे तो बहुत ही ज्यादा कर लगा दिया था। वहां के लोग जो भी उपज करते थे उसके ऊपर वो दीवान साहब बहुत ही ज्यादा टैक्स लगा दिया करते थे और उसी वजह से वहां के लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे। बात ऐसी थी कि लोग अपने खेतों में पानी की किल्लत की वजह से अच्छी तरह फसल नहीं उगा पाते थे, लेकिन वहां के दीवान साहब ने उन लोगों की उस समस्या को कभी समझा ही नहीं और वो वहां पर उस टैक्स को सिर्फ बढ़ाते ही रहे। इस वजह से वहां के लोग धीरे धीरे परेशान होने लगे थे। अगर कोई भी इंसान वहां पे उस दीवान के खिलाफ आवाज उठाता था तो दीवान साहब उस पर टैक्स और भी ज्यादा बढ़ा देते थे। इस वजह से वहां के लोग उस कर को चुपचाप चुका रहे थे और बिल्कुल भी आवाज नहीं उठा रहे थे। वो दीवान इतना ज्यादा क्रूर तो था ही, साथ ही साथ वो बहुत ही ज्यादा अय्याश भी था। दीवान साहब इतने ज्यादा अय्याश थे कि वो अलग अलग कन्याओं पे नजर डाल के रखते थे। एक बार जब वो दीवान साहब कुलधारा गांव का भ्रमण कर रहे थे तो अचानक से उनकी नजर एक कन्या पे पड़ती है। पहली नजर में उन्हें वो कन्या बहुत ही ज्यादा मोहित कर लेती है और उस कन्या को देखकर दीवान साहब बहुत ही ज्यादा चकाचौंध हो जाते हैं। जब वो उस कन्या के बारे में पता लगाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसका नाम चंद्रिका है और वो उस गांव के एक बुजुर्ग की बेटी है। वो बुजुर्ग कोई और नहीं लेकिन उस गांव का मुखिया था। जब दीवान को ये बात पता चली तो वो एकाएक उस मुखिया को अपने पास बुलाते हैं। जो मुखिया उनके पास जाता है तो दीवान साहब उनसे कहते हैं कि मुझे आपकी बेटी बहुत ही ज्यादा पसंद आ चुकी है और मैं इससे शादी करना चाहता हूं। दीवान साहब ने जब मुखिया को बात कही तो मुखिया हैरान हो गया। पहली बात तो ये थी कि दीवान साहब की उम्र बहुत ही ज्यादा थी,
साथ ही साथ वो मुखिया अच्छे से जानता था कि दीवान साहब किस तरह के हैं और वो किसी एक औरत के साथ कभी भी खुश नहीं रह सकते। इसी के चलते उस मुखिया ने कई तरह के तर्क दिए जिससे दीवान साहब उसकी बेटी से शादी ना करे, लेकिन दीवान साहब ने उनकी एक भी ना सुनी। और साथ ही साथ दीवान ने उस मुखिया को धमकी भी दी। उसने कहा कि अगर चंद्रिका से उसकी शादी ना करवाई गई तो वो पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। वो पूरे गांव में बहुत ही ज्यादा कर लगा देगा और अगर कोई उस कर को नहीं चुका पाया तो उसे बहुत ज्यादा बुरी सजा मिलेगी। दीवान की वो बात सुनने के बाद उस गांव का मुखिया बहुत ही ज्यादा मायूस हो गया। जब वो वापस आ ही रहा था तो उसे दीवान साहब ने जाते हुए कहा, अगले एक दिन के अंदर तुम्हें फैसला करना है, या तो तुम अपनी बेटी चंद्रिका का विवाह मुझसे करा दो या फिर कड़ी सजा के लिए तैयार हो जाओ। दीवान साहब की वो सारी बातें सुनने के बाद गांव का मुखिया गांव वापस आ जाता है और उसके बाद वो गांव के अन्य बुजुर्गों के साथ एक पंचायत को बुलाता है। जब सभी गांव वाले उस पंचायत में पहुंच जाते हैं तो उसके बाद वो मुखिया पूरी पंचायत के सामने दीवान साहब की वो बात रखता है और वो बताता है कि कैसे दीवान साहब उसकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं और अगर वो अपनी बेटी का विवाह उस दीवान साहब से नहीं कराएंगे तो पूरे गांव को बर्बाद कर देंगे। सभी गांव वाले इस बात को अच्छे से जानते थे कि दीवान साहब कैसे हैं और वो दीवान साहब के चरित्र से बहुत ही अच्छे से परिचित थे। उन्हें पता था कि दीवान साहब की वो सोच वहीं तक नहीं रुकेगी और कुछ ही महीनों बाद जब उन्हें कोई और पसंद आएगी तो वो उसकी तरफ भी नजर डाल देंगे। इसी सोच के साथ उन सभी लोगों ने एकमत होकर फैसला लिया कि इस तरह अपने घर की बहू बेटियों की इज्जत से खेलने से बेहतर मर जाना ही है। और उन्होंने ये भी सोच लिया कि आज के बाद वो इस तरह का कोई भी अत्याचार नहीं सहेंगे। इसी वजह से उसी रात सभी लोगों ने रहस्यमय तरीके से उस गांव को छोड़ दिया। अगले दिन जब दीवान साहब को बात पता चली तो वो उस गांव में आए। उस गांव में आने के बाद उन्होंने देखा कि ना तो कोई वहां पे शव था, ना कोई खून था, ना कोई सामान था और ना ही कोई निशान था। वो इलाका पूरी तरह वीरान था। सारे रास्ते खाली थे और सभी के सभी घर पूरी तरह वीरान दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो सब लोग रातों रात हवा में उड़ गए हों। जब दीवान साहब ने और ज्यादा पता लगाया तो उन्हें पता चला कि वहां के लोगों ने उनसे तंग आकर वो इलाका छोड़ दिया है और अब किसी को भी नहीं पता था कि वो रातों रात कहां गए। जब वो दीवान साहब उस गांव का चक्कर लगा ही रहे थे तो उन्हें उनके एक नौकर ने बताया कि रात के समय उन्हें उस गांव में बुलाया गया था और उसके बाद उन्हें ये कहा गया था कि अपने दीवान साहब से कह देना कि हमारे जाने के बाद ये गांव श्रापित हो जाएगा। और जाते जाते उन्होंने ये श्राप भी दिया कि उनके जाने के बाद उस गांव में अब कोई भी नहीं बस पाएगा और अगर कोई वहां पे बसने की कोशिश भी करेगा तो वो रहस्यमय तरीके से मर जाएगा। दोस्तों, उस दिन के बाद से लेकर आज तक उस कुलधारा गांव में कोई भी नहीं बस पाया है। लगभग 200 साल हो चुके हैं पर आज भी वो गांव बिल्कुल सुनसान पड़ा है। बात इतनी ही नहीं है, जैसे उस गांव में सूरज ढलने लगता है तो अचानक से सारी की सारी चीजें बदल जाती है। रात के समय वहां पे बहुत सारी अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है, कभी किसी के रोने की, कभी कभी वहां पे चूड़ियों की खनक की, तो कभी किसी और चीज की। कई लोगों को वहां रात के समय दीवार पे खुद ब खुद चलती हुई परछाइयां भी दिखी है। कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया है कि उन्होंने रात के समय वहां पर एक सफेद साड़ी में एक युवती को देखा है जो अचानक से हवा में गायब हो जाती है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो चंद्रिका की आत्मा है जो कि आज भी उस गांव को बसने नहीं दे रही है। कहानी के इस अंत में मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा
कि क्या आपने भी ऐसे किसी गांव के बारे में सुना है जो इस तरह से वीरान पड़ा हो, या जहां पे ऐसी भूतिया घटना अक्सर होती रहती है। अगर आपने भी किसी ऐसे गांव के बारे में सुना है और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दी मेल आईडी पे अपनी कहानी जरूर भेजें, ताकि हम आपकी उस कहानी को अपने इस चैनल पे ला पाएं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये कहानी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और आपको पता चला होगा कि कैसे एक गांव एक गलत फैसले के कारण पूरी तरह श्रापित हो गया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ अपने व्यूज़ कमेंट के ज़रिए ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और रात एक नई कहानी के साथ।